to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. यूपी में बंदूकबाज के समर्थन में पत्थरबाज आ गए। 1 लाख के इनामी बदमाश का योगी फोर्स ने एनकाउंटर किया तो उसके समर्थकों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। अब योगी तो ये कह चुके हैं कि यूपी में कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है, लिहाजा योगी फोर्स अब पत्थरबाजों की पहचान में जुटी ताकि उनका तरीके से इलाज करके उन्हें यह बताया जा सके कि ये यूपी है और यहां ना तो अपराध चलता है और ना ही पत्थरबाज। मैं चाहूंगा के द्वारा यहाँ पर फ्लैग मार्च कराया जा रहा है, जिसमें से लोकल पुलिस, पीएससी और आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि पीएससी, आरआरएफ के जवानों ने भी खोड़ा की हर मस्जिद के बाहर मोर्चा संभाले रखा। मस्जिद के बाहर काफी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पुलिस की टीम नज़र बनाए हुए है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये चेतावनी दी गई थी, अफवाह फैलाई गई थी कि जुम्मे का नमाज नहीं होने देंगे। जुम्मे के रोज खोड़ा में माहौल बिगड़ने की आशंका थी, क्योंकि हिंदू संगठनों ने ऐलान कर रखा था कि वो खोड़ा की मस्जिदों में जुम्मे की नमाज नहीं होने देंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरी तरह अलर्ट मोड पर थे। अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। जो भी सबकी धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपरागत रूप से जो उनके रिचुअल्स हैं, वो अपना परफॉर्म करेंगे। योगी फोर्स की मुस्तैदी का नतीजा ये रहा कि शांति से भाईजान ने मस्जिदों में जुमे की नमाज अता की। खोड़ा की 19 मस्जिदों में मियाजी पहुंचे और नमाज पढ़कर घर लौटे, क्योंकि वहां 1000 सुरक्षाकर्मी जुमे की नमाज को देखते हुए तैनात किए गए थे। यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा ये जो गलियाँ आप देख रहे हैं, इन्हीं गलियों में पुलिस बल लगातार गश्त भी लगा रही है और यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि शांति व्यवस्था बहाल रहे। योगी फोर्स ने जिस तरह सूर्या के हत्यारे असद का इलाज किया, उससे न सिर्फ हिंदुओं में यूपी पुलिस पर विश्वास बढ़ा है, बल्कि अब तो खोड़ा के मुसलमान भी योगी फोर्स के गुण गा रहे हैं। हम हिंदू हैं तो हमारा सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हमें प्रशासन पर, पूरी व्यवस्था पर, उनकी कार्यशैली पर पहले से आस्था थी। सच्चाई का साथ में हम लोग रहते हैं और योगी जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जानकारी मिली थी नमाज नहीं हुई। अच्छा, आपके प्रशासन नमाज पढ़ करवाई तो जो वही काम हुआ वो गलत हुआ। अब ये सब आदमियों को परेशान, सारे मसलूम को परेशान करने की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो मैं अपने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें खूब डराया गया, धमकाया गया, लेकिन हमारा जुमा बहुत खुशी से हुआ। प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। हालांकि कुछ मुसलमान मांग कर रहे हैं कि गाजियाबाद में बकरीद मनाने पर बैन लगा दिया जाए। गाजियाबाद को इंडिया का पहला सिटी डिक्लेयर करना चाहिए, घोषित करना चाहिए, जहां पे बकरीद सेलिब्रेशन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बकरीद की कुर्बानी में अब एक हिंदू का खून मिल चुका है। तनावपूर्ण माहौल के बीच योगी फोर्स की मुस्तैदी के कारण खोड़ा में जुमे की नमाज तो शांति से हो गई, लेकिन यूपी पुलिस का संदेश अब भी क्लियर है, जो माहौल बिगाड़ेगा वो डंडे खाएगा। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। संभल के बाघऊ गांव में मुस्लिम समुदाय की आबादी बहुत कम है, मतलब ना के बराबर। लेकिन 5 साल पहले कब्जा गैंग ने साजिश के तहत यहां पर एक मजार बना लिया। लोग इकट्ठा होने लगे, कब्जा गैंग को सुकून मिला, लेकिन यह मजार सरकारी जमीन पर बनी थी और प्रशासन को जब इसकी भनक लगी तो फिर एक्शन में आया। पता चला कि जिस मजार को 500 साल पुरानी बताया जा रहा है, वो महज 5 साल पहले ही बनी थी। आज योगी के बुलडोजर ने इस चमन शाह मजार को जमींदोज कर दिया। भारी पुलिस बल की तैनाती, डीएम, एसपी मौके पर मौजूद, सुरक्षा का ऐसा तगड़ा इंतजाम कि परिंदा भी पर न मार सके। और फिर शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई। वही बुलडोजर जो यूपी में अवैध मजार, मस्जिद, कब्रिस्तान सबका यमराज है। बुलडोजर ने मजार को नीचे से तोड़ना शुरू किया।
बुलडोजर का पहला प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार, चौथा प्रहार, पांचवा प्रहार। सरकारी जमीन के सीने पर खड़ी ये अवैध मजार इबादत में उठने वाले हाथों की दुआ की नुमाइश नहीं थी। ये योगी राज को मुंह चिढ़ाता अवैध निर्माण था, जिस पर भाईजान ने हरा रंग चढ़ाकर नाम दिया था खेरे वाले बाबा चमन शाह बाबा दरगाह शरीफ मजार। दावा किया जा रहा था कि यह मजार 500 साल पुरानी है, लेकिन दस्तावेजों से पता चला कि 5 साल पहले इसे सरकारी जमीन के सीने पर जख्म की तरह बो दिया गया था। योगी राज में ऐसा अंधेर, प्रशासन ने एक्शन लिया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि यह मजार मियां भाइयों के कब्जा गैंग वालों की कारस्तानी है। लिहाजा 15 मिनट लगे और मजार जमींदोज हो गई। बुलडोजर कार्रवाई से पहले की मजार की तस्वीर देखी। कोना कोना चीख कर कह रहा है कि 500 सालों के निर्माण की दास्तान उड़ाई गई अफवाह है, और बुलडोजर कार्रवाई के बाद की तस्वीर देखिए। अवैध मजारों की ईंटें भाईजान के कब्जा के टूटे सपनों की सिसकी सी दिख रही है। के 15 मिनट की कार्रवाई में बुलडोजर ने इस अवैध मजार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये चमन शाह बाबा की मजार जो था यहाँ पर बनी हुई थी और उस पर पूरी तरीके से यहाँ पे लोग इबादत करते थे। जिसे बताया जा रहा है ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई। ये मजार संभल जिला मुख्यालय से 29 किलोमीटर दूर गुनौर थाना इलाके में बाघो गांव में महावा नदी के कैचमेंट एरिया में बनी हुई थी। बाघो गांव में खेरे वाले बाबा चमन शाह बाबा दरगाह शरीफ मजार नाम का धार्मिक निर्माण था। लेखपाल की जांच की रिपोर्ट के मुताबिक 24 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा पाया गया। ग्राम सभा बाघो की ओर से 18 अप्रैल 2026 को केस दायर किया गया। जांच में सामने आया कि लगभग 5 साल पहले जियारत के नाम पर कब्जा कर निर्माण कराया गया। कब्जाधारी अजीज ने जिलाधिकारी कोर्ट में आदेश को चुनौती दी। 3 जून 2026 को कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। इसमें तहसीलदार कोर्ट में नियमानुसार बात दर्ज करके धारा 67 के तहत नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया, साक्ष्य का अवसर दिया गया, किंतु कोई भी साक्ष्य या कोई भी वस्तु ऐसी प्रस्तुत नहीं की गई जिससे ये सिद्ध होता हो कि अवैध कब्जा नहीं है। इस मजार की आपको लोकेशन भी जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि जब सरकारी जमीन पर कब्जा कर इस मजार का निर्माण किया जा रहा होगा तो प्राचीन शिव मंदिर का ध्यान जरूर रखा गया होगा। ये अक्सर होता रहा है कि सनातन मंदिरों के आसपास कहीं मस्जिद कहीं मजार बनाकर उस इलाके में भाईजान अपनी उपस्थिति का इजहार करें। बुलडोजर चल गया, मजार इतिहास हो गई, लेकिन मियाँ जी का विलाप जारी है। गलत हो रहा था, अच्छा नहीं है। ये धर्म की जगह है, ये 800 साल से ज्यादा पुरानी है साहब। उनका कहना है कि सरकारी भूमि पर बनाई गई थी। ये तो साहब सभी जब बोर्ड बनना है, मंदिर भी बनना है, ये भी बनना है, तो साहब सरकारी भी रहने दो या कैसे भी रहने दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं दुआ प्रार्थना का सबको अधिकार है, लेकिन दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप कतई नहीं बर्दाश्त है। ये कब्जा करेगा, अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा। चमन शाह की मजार उजड़ गई, सरकारी जमीन पर कब्जे का अंत हुआ, लेकिन बुलडोजर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों बुलडोजर अब किसी और अवैध मजार, मस्जिद, कब्रिस्तान की ओर कूच कर चुके हैं। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक ऐसे अवैध मदरसा का खुलासा हुआ जिसे स्कूल की आड़ में चलाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, मदरसे में सिर्फ धर्म विशेष की छात्राओं को न सिर्फ पढ़ाया जा रहा था, बल्कि उनके रहने खाने की भी व्यवस्था की गई, वो भी कानूनी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। और जब बाल आयोग की टीम ने छापा डाला तो मदरसे से जुड़े लोगों ने न सिर्फ छात्राओं को छिपाया, बल्कि उनसे जुड़े कागज भी नहीं दिखाए। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। एक स्कूल जहां धर्म, समुदाय, जाति के भेदभाव को छोड़ हर बच्चे को पढ़ाना लिखाना था,
लेकिन उस स्कूल की आड़ में मदरसा चलाया जा रहा था। स्कूल की मान्यता 6वीं से 8वीं तक के कक्षा की थी, लेकिन तमाम सरकारी कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 12वीं तक की कक्षाएं चलाई जा रही थी, वो भी खुलेआम। विद्यालय के नाम पे आप आवासीय विद्यालय चला रहे हैं, और आवासीय विद्यालय नहीं, वो आप मदरसा चला रहे हैं। ना तो आपके पास मदरसा बोर्ड की मान्यता है, ना ही विद्यालय में आवासीय विद्यालय की मान्यता है। 3वीं से लेके 12वीं तक की वहाँ पे कॉपी किताबें मिली हुई है, तो उसमें किसी और विद्यालय का नाम आया जिसमें बच्चियों का नाम रजिस्टर्ड है और बच्चियां यहीं रह रही हैं, तो वो भी एक डमी विद्यालय चल रहा है। ये मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता शर्मा हैं, जो मंदसौर जिले के बाड़ा खेड़ी इलाके में मौजूद एक स्कूल में निरीक्षण करने के लिए पहुंची। इस स्कूल का संचालन मोइनिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक संस्था कर रही थी। निरीक्षण के दौरान स्कूल से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे हुए। वो ये कि स्कूल के नाम से अवैध मदरसे का संचालन किया जा रहा था। स्कूल से जुड़ी संस्था ने आवासीय मदरसा भी खोल रखा था, जहां सिर्फ धर्म विशेष से जुड़ी छात्राओं को रखा गया था। अवैध मदरसे को मदरसा बोर्ड से भी कोई मान्यता नहीं मिली। 8वीं तक मान्यता होने के बावजूद 12वीं तक क्लास चल रही थी। निरीक्षण के दौरान आयोग अध्यक्ष ने बताया कि उपलब्ध रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में भारी अंतर था। आरोप है कि सरकारी पोर्टल पर संस्थान में केवल 36 छात्राएं दर्ज हैं, जबकि स्कूल के स्कॉलर्स रजिस्टर में 76 छात्राओं का नाम है। वहीं परिसर में 100 से ज्यादा छात्राओं के सामान भी मिले हैं। 6वीं से लेकर 8वीं तक की बच्चियां हैं जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, वो केवल 36 बच्चियां ही रजिस्टर्ड है। स्कॉलर रजिस्टर कह रहा है कि इनके यहाँ 76 बच्चियां हैं, और जो सामान है वो 100 से ज्यादा बच्चियों का सामान रखा हुआ है। वहाँ सूटकेस वगैरह सारा, यानी वो बच्चियां कुछ लेके ही नहीं गई अगर गई है, और गई है तो कहाँ गई है, किसके साथ गई है, बच्चियां थी कौन, कितनी उम्र की बच्चियां थी, इसका कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। हैरानी की बात यह है कि निरीक्षण के दौरान स्कूल परिसर पूरा खाली था, वहां सिर्फ सामान रखा था, लेकिन एक भी छात्रा मौके पर मौजूद नहीं थी। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं से जुड़े दस्तावेज भी नहीं दिखाए। न तो आयोग को छात्राओं की व्यक्तिगत फाइलें, अभिभावकों की जानकारी और पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए, और न आवासीय व्यवस्था से संबंधित रिकॉर्ड दिखाए गए। हमने तो FIR की मांग की है। जब कोई हमको दस्तावेज ना दे पाए तो हम तो उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही मानेंगे। बच्चियां कहाँ से हैं, किस जिले से है, किस राज्य से है, यही हमारी मांग थी कि भाई आप हमको दिखा दीजिए दस्तावेज। तो किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखाया गया। जो CCTV लगे हुए हैं उसकी फुटेज नहीं दिखाई गई, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पर रिकॉर्ड है, कोई दस्तावेज नहीं। ऐसे में सवाल ये कि स्कूल की आड़ में अवैध मदरसे को चला रही मोइनिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी क्या छुपा रही है? आखिर क्यों आवासीय मदरसे में रहने वाली छात्राओं के दस्तावेज नहीं दिखा रही है? क्या वाकई मदरसे की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई रैकेट चल रहा था? फिलहाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं छात्राओं की अनुपस्थिति और रिकॉर्ड में पाई गई गड़बड़ियों को देखते हुए मानव तस्करी जैसी गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में शुभेंदु सरकार अपना 1 महीना पूरा करने वाली है, लेकिन इस अवधि में जिस रफ्तार से शुभेंदु की पुलिस और प्रशासन ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी है वो सबके सामने। 15 सालों में TMC ने सिस्टम की जड़ चूहे की तरह कुतरी, लेकिन अब उसकी चोर गैंग का फुल ट्रीटमेंट शुभेंदु सरकार में तरीके से हो रहा है। कोलकाता में TMC नेता अरूप विश्वास का भाई स्वरूप विश्वास, उत्तर 24 परगना में TMC पार्षद पापाई राहा, पूर्वी बर्धमान में TMC के 2 नेता, साउथ 24 परगना में मछली चोर के नाम से मशहूर TMC के शौकत मोल्ला। बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के बाद से TMC का एक भ्रष्टाचारी नेता नप रहा है। TMC से जुड़े इन 5 लोगों पर भी एक्शन लिया गया है। किसी की बंगाल पुलिस ने रस्सी परेड करा दी, किसी को अरेस्ट कर लिया, तो किसी के घर पर NIA ने छापा मार दिया। सबके खिलाफ अलग अलग मामलों में इनपुट मिले, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया।
बीते 15 सालों से टीएमसी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कैसे देश को खोखला कर रहा था, उसकी पोल अब खुल रही है। इसीलिए तो ममता बनर्जी हो या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इन दिनों जहां जाते हैं वहां आसपास से चोर चोर की आवाजें गूंजने लगती हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें उत्तर 24 परगना के बनगांव की हैं, जहां से टीएमसी पार्षद पपाई राहा को वसूली के आरोप में न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि कमर में रस्सी बांधकर कोर्ट में पेश किया गया। सबसे बड़ा एक्शन तो बम विस्फोट मामले में टीएमसी नेता शौकत मोल्ला के खिलाफ लिया जा रहा है, जहां एनआईए ने 34 घंटे से भी ज्यादा से फरार शौकत की तलाश में बस्ती चुनोखली इलाके में मदरसे समेत कई तृणमूल नेताओं के घरों की तलाशी ली। आपकी स्क्रीन पर यह आलीशान घर उसी शौकत मोल्ला का है जो मछली चोर के नाम से मशहूर है और फरारी काट रहा है। এমন কেউ নেই তৃণমূল কংগ্রেসের যে চুরি করেনি, যে যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানে চুরি করেছে। सूत्रों के मुताबिक शौकत मोल्ला के विद्याधरी नदी पार करके बांग्लादेश भागने की योजना बनाई थी। इस योजना को अंजाम देने के लिए वो नॉर्थ चुनाखाली घाट पहुंचा, लेकिन खबर है कि वहां कुछ स्थानीय लोगों ने उसे पहचान लिया, जिसके बाद शौकत मोल्ला और उसके 2 साथी बाइकों पर सवार होकर वहां से भाग निकले। अभी तक शौकत मोल्ला का कुछ अता पता नहीं है। उसे 8 जून को एनआईए दफ्तर में बुलाया गया है, लेकिन शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने साफ कर दिया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। पंचायते যারা দুর্নীতি হয়ে তাদের ছাড়া হবে না, তারা বাড়ি ছাড়া হয়ে গেছে। बात करते हैं पटना में कोचिंग सेंटर्स की ऐसी लड़ाई की जिसमें फैजल खान बुरी तरीके से फंसते दिख रहे हैं। पहले फैजल खान ने कहा फायरिंग हुई, फिर पलट गए। उसके बाद उन्हीं के गार्ड फायरिंग करते हुए दिखे और अब फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है। क्या फैजल खान की कोचिंग पर हुई फायरिंग स्क्रिप्टेड है? क्या गोली खुद फैजल खान ने चलवाई? क्या कोचिंग वर्सेस कोचिंग की लड़ाई जानबूझकर गोली तक पहुंचाई गई? पटना में फैजल खान वर्सेस रोशन आनंद की ये लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर आ गई है कि अब मांग फैजल खान की गिरफ्तारी की होने लगी है। खान सर को गिरफ्तार करके जेल भेजिए। पटना में जो बात शुरू हुई थी फायरिंग से, वो फिर पत्थरबाजी पर आई और अब बात बहुत बड़ी प्लानिंग तक जाती दिख रही है। फैजल खान की कोचिंग पर हुए हमले में बड़ा मोड़ कल आया जब खुद फैजल खान के 2 गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही गार्ड थे जो खुद फैजल खान के साथ मौजूद थे। अब ये बात सामने आ रही कि खुद इन गार्ड्स ने पूछताछ में कबूला है कि उन्होंने फैजल खान के कहने पर गोली चलाई थी। तो क्या कोचिंग सेंटर्स के वर्चस्व की लड़ाई अब यहां तक आ गई कि गोली तक चलवानी पड़ी? अब इस मामले में खुद फैजल खान से पूछताछ हो रही है। इसी के बीच पूरे विवाद की शुरुआत का भी वीडियो सामने आया है, जो कि 31 मई का बताया जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे कुछ लोग रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु के पोस्टर को हटा रहे हैं और बैनर को काटा जा रहा है। आरोप ये लग रहा है कि सभी फैजल खान के स्टाफ हैं। हमारी मूल बात होती है कि भाई पढ़ाई कैसे हो। हमारा पढ़ाई प्राथमिकता है, विज्ञापन दूसरी प्राथमिकता है, क्योंकि बच्चों को बताना भी है कि हम पढ़ाते हैं। मूल जड़ वही था, पोस्टर फाड़ना। वहीं से ये विवाद सब हुआ। बाद में ये विवाद, ये जो वीडियो आज आया है, इस वीडियो में जो चीजें दिख रही हैं, क्या ये 2 तारीख की रात का ही वीडियो है या पहले का? नहीं, उसी दिन का वीडियो। जो एक वीडियो आप देखे होंगे कि एक सीढ़ी पर चढ़ करके पोस्टर हटा रहा है, वो उसी दिन का वीडियो है, पहले का वीडियो ये नहीं है। अब मामला इतना उलझा तो रोशन आनंद की रिहाई और फैजल खान की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाइए, रोशन आनंद सर को रिहा कीजिए और खान सर को गिरफ्तार करके जेल भेजिए, क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज में सबूत आ गया है। और साथ ही पेपर लीक की भी जांच करवाइए, पेपर लीक की भी जांच करवाइए। वो पटना के वो 3 कोचिंग शिक्षक कोचिंग माफिया कौन है जो पेपर लीक में संलिप्त है? बीपीएससी पेपर लीक, TRE3 पेपर लीक, बीपीएससी सिविल सेवा पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक एवं अन्य पेपर लीक में संलिप्त है। बार बार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कहा जाता है कि 3 कोचिंग शिक्षक पटना के शामिल है।
कल इस मामले में ज्ञान बिंदु की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें गंभीर आरोप फैजल खान पर लगाए गए थे। सर निर्दोष हैं। अगर कोई घटना हुई थी, उस घटना की जांच होनी चाहिए थी। कर्मचारियों में मारपीट हुई है, जो भी बात हुआ है, जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद फिर निर्णय लिया जाना चाहिए और एक सम्मानित शिक्षक पर इस तरह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। जो दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है, हम उससे पूछ रहे हैं क्या उसके पास पूरा प्रूफ है कि रोशन सर संलिप्त हैं? क्या उसके पास पूरी जानकारी है इस बात की? दरअसल फैजल खान के खिलाफ ये शिकंजा तब से कसने लगा जब से वो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बवाल के वक्त खुद फैजल खान के कोचिंग सेंटर के गार्ड फायरिंग कर रहे थे। जबकि इससे पहले फैजल खान ने आरोप लगाए थे कि विरोधियों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद वो बयान से पलट गए थे। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है, यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन अब जबकि पूरा गेम पलटता दिख रहा है, तो बड़े सवालों के घेरे में फैजल खान आ गए और फायरिंग वाले इस कांड में अब वो बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। 5 जून 1972 ये वो तारीख है जब उत्तराखंड की धरती पर एक योगी ने जन्म लिया। वो योगी आज यूपी के मुखिया हैं। प्रदेश से अपराध के सफाई का जो प्रण उन्होंने सीएम पद की शपथ लेते वक्त लिया था, उस मिशन में आज भी वो पूरी तत्परता के साथ जुटे हैं। सीएम योगी का आज 54वां जन्मदिन है और इस मौके पर भाईजान ने दिए जलाकर योगी का बर्थडे केक काटा। देखिए रिपोर्ट। ये नहीं चल सकता है कि रहेंगे खाएंगे भारत में, रहेंगे भारत में और दुश्मन के गीत गाएंगे। जो भी अपराधी होगा कोई भी बचने नहीं पाएगा। ये दंगाई जितने हैं जो अपराधी हैं, इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ, बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ आज अपनी रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है। यूं ही नहीं, मोदी ने योगी की उपयोगी परिभाषा पेश की थी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। बीते 9.5 सालों में यूपी के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास की रफ्तार को दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाया है। लखनऊ में ब्रह्मोस की यूनिट हो या जापान मेट्रो का ड्रीम प्रोजेक्ट, प्रदेश से अपराधियों की छुट्टी हो या योगी का सुपरहिट बुलडोजर मॉडल, यूपी की जमीन से दंगाइयों का सफाया हो या माफिया को मिट्टी में मिलाने का प्रण, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निकलती बुलेट हो या सनातन की पहचान को मिलती मजबूती, यूपी बदल गया है, यूपी बदल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है योगी के राज में। इसका लोहा प्रदेश का मुस्लिम समाज भी स्वीकारता है। इनके राज में सबसे बड़ी बात है, गुंडा मुक्त हमारा प्रदेश हो गया है। भाग्यशाली हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और वासी हैं। आज यूपी को बदलने वाले मुखिया योगी आदित्यनाथ 54 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर यूपी के कोने कोने में जश्न मनाया जा रहा है। कहीं 54 किलो का लड्डू का केक काटा गया, तो कहीं उनकी दीर्घायु के लिए पूजा की गई। लेकिन सबसे अलग तस्वीरें आगरा से आईं, जहां भाईजान रात में ठीक 12 बजते ही इकट्ठा हो गए और योगी का बर्थडे का केक काटा। योगी के जन्मदिन की खुशी में मियाँ जी ने केक के इर्द गिर्द दीप भी जलाए। ये यूपी के वही भाईजान हैं जिनके लिए अक्सर योगी को विलेन की तरह ही पेश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन योगी का जन्मदिन मनाकर मियाँ जी ने बता दिया, योगी की फैन फॉलोइंग केवल सनातनियों तक ही नहीं, भाईजान के मोहल्ले में भी 100/100 है। मुस्लिम समाज के युवा इकट्ठा हैं, एक केक है, केक काटा गया है, केक पर हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। हम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का 54वां जन्मदिन मना के हम लोगों ने ये पैगाम देने का काम किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को, इस देश को
आगे प्रगति की तो और लेके चलें और इसी तरीके से इसी मोहब्बत के साथ में हम लोग इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित रहें। बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने चीफ मिनिस्टर का जन्मदिन मना रहे हैं, इसका हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सिर्फ आगरा ही नहीं, यूपी के अलग अलग हिस्सों में बसे मुसलमानों ने भी सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए बताया कि कैसे योगी राज में यूपी अपराध मुक्त हुआ है और सुरक्षित राज्य बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में हमारे योगी जी ने कार्य किया है, वो काबिले तारीफ है। पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर माना जा रहा है, वो सिर्फ देन जो है वो हमारे योगी जी की है। जो जुर्म क्राइम होते थे उससे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है, तो ब्रेक लगा है। सीएम योगी ने अपने काम से मुस्लिम समाज का भी दिल जीत लिया है। आखिरकार हर नागरिक के लिए सर्वोपरि उसकी सुरक्षा ही है। बीते 9 सालों में अपराध के सफाई के लिए योगी फोर्स ने 17,000 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। इन मुठभेड़ों में 289 अपराधी ढेर किए जा चुके हैं और करीब 12,000 अपराधी अभी तक लंगड़े हो चुके हैं। योगी मॉडल कमाल का काम कर रहा है। ऐसे में योगी के 54वें जन्मदिन पर हिंदू हो या मुस्लिम, यूपी का हर नागरिक योगी की लंबी उम्र की कामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.